तुझसे मोहब्बत हो गई है। हिंदी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी थे और लता मंगेशकर। मांग के साथ तुम्हारा पत्थर के सनम के मेरे होश उड़ गए। दोनों की गायकी महान थी, दोनों का स्टाइल अलग था, दोनों अपने अपने फन में माहिर थे। इसलिए जब कभी दोनों ने एक ही गीत को अलग अलग गाया तो उनकी अलग अलग स्टाइल साफ नजर आई। मेरे यार शब के साथ तुम्हारा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। लेकिन जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसमें संगीतकार ने लता जी को मजबूर कर दिया था कि उन्हें ये गाना रफ़ी साहब की स्टाइल में ही गाना पड़ेगा। एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये कोई मामूली बात नहीं थी। लता जी खुद गायकी की एक जीती जागती मूर्त थी और कोई उन्हें किसी के स्टाइल में गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि दिल से न चाहने के बावजूद लता जी को यह गाना रफ़ी साहब की आवाज में ही गाना पड़ा। दिल चाहता है वो कहने दो। क्या था ये पूरा वाकया और क्यों मजबूर हो गई लता जी? इस मामले से रफ़ी साहब का क्या लेना देना था? हम इस खास पेशकश में यही सब बताने वाले हैं और इस बहाने इस फिल्म और इससे जुड़ी घटनाओं की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। हिंदी फिल्मों के दो सबसे महान और हर दिल अजीज गायक मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर हमारे फिल्मी गीतों की जान हैं। इन दोनों महान गायकों ने चाहे सिंगल गीत गाए हों या डुएट, वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। याद न जाए मेरे सनम, ओ मेरे सनम, ये मेरा प्रेम पत्र, फिर भी मेरा मन प्यासा, मैं बम्बई का बाबू, जो हमने दास्तां लिखे जो खत तुझे। इन दोनों ने कई बार एक ही गीत के अलग अलग वर्जन भी गाए जिसमें दोनों की गायकी के अलग अलग अंदाज दिखे। लेकिन जिस गाने की बात हम कर रहे हैं उसमें इन दोनों गायकों की सेम टू सेम स्टाइल नजर आई। दिल चाहता है वो कहने दो। इसकी बात करने से पहले जरा इस फिल्म की और इसकी मेकिंग के बारे में बात करना भी जरूरी है। उस जमाने की ये पहली रंगीन रोमांटिक फिल्म थी। इसमें शम्मी कपूर की याहू बॉय की इमेज बनी थी और ये इमेज हमेशा के लिए उनकी पहचान से जुड़ गई। इसमें हिमालय की खूबसूरत वादियां, ऊंचे ऊंचे पेड़ों, हरे भरे मैदानों और उन पर फुहार की तरह झरती बर्फ को देखकर दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए थे। इनके साथ रफ़ी साहब और लता जी के सुर, हसरत जयपुरी और गीतकार शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के सुपरहिट संगीत पर चंचल शम्मी कपूर और हॉट गर्ल सायरा बानो के रोमांस से सजी फिल्म जंगली ने तूफान मचा दिया था। काश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, जा 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 मेरे बचपन। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मेरे यार शब्बा खैर, आया करूं मैं क्या सुकू सुकू, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। एहसान तेरा होगा मुझ पर। 1961 में रिलीज हुई जंगली के गाने बहुत हिट हुए और आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। लेकिन ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने अलग अलग गाया था और लता जी को ये बिल्कुल रफ़ी साहब की तरह ही गाना पड़ा। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो। इस फिल्म में शम्मी कपूर एक बहुत सख्त और अनुशासन पसंद ललिता पवार के बेटे बने थे, जो शम्मी कपूर को कठोर पाबंदियों में बड़ा करती है। खाने पीने से लेकर उठने बैठने और कपड़े पहनने से लेकर बात करने में शाही रीति रिवाजों और परंपरा का उन पर ऐसा दबाव बनाया जाता है कि जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो ये सारी जंजीरें तोड़ देते हैं। ये मौका उन्हें कश्मीर की रूमानी वादियों में मिलता है।
जब वो सायरा बानो को देखते हैं, इसके बाद शम्मी कपूर जंगली में एक उद्दंड और दिलफेक आशिक के रूप में नजर आते हैं। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। शम्मी कपूर की तरह सायरा बानो की फैमिली भी फिल्मों से जुड़ी थी। उनकी मां नसीम बानो बॉलीवुड की पहली सेक्स सिंबल मानी जाती थी। वो भी सायरा जितनी ही खूबसूरत थी। बेहद बिंदास और अंग प्रदर्शन करने में माहिर सायरा बानो एक्टिंग में भले ही कमाल न कर पाई हो, लेकिन उनकी अदाओं का जादू दर्शकों पर खूब चला। वो इंग्लैंड में पढ़कर आई थी और कमजोर अभिनय के बावजूद जंगली में वो कहीं भी शम्मी कपूर के सामने हल्की नहीं दिखी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। जंगली सायरा बानो की पहली फिल्म थी, लेकिन इस डेब्यू फिल्म में सायरा बानो के अंदाज ने दर्शकों को दीवाना कर दिया। सायरा जी को इसमें अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन मिल गया। इस फिल्म ने 1961 में 1 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी, जिससे फिल्मालय स्टूडियो माला माल हो गया था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इस गाने की सिचुएशन ऐसी थी जिसमें शम्मी कपूर सायरा बानो के सामने प्रेम निवेदन करते हैं। इसके बोल रोमांटिक गीतों के शहंशाह कहे जाने वाले हसरत जयपुरी ने लिखे थे। शम्मी जी के लिए उनके पसंदीदा गायक रफी साहब आवाज दे रहे थे। उनका पूरा भरोसा था कि पर्दे पर उनकी अदायगी को केवल रफी साहब ही आवाज दे सकते हैं। इन दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री थी कि गाते वक्त रफी साहब को यह पता होता था कि इस पर शम्मी कपूर किस तरह की हरकतें करेंगे और कहां पर लिप सिंक करेंगे। जिस तरह शम्मी कपूर पर्दे पर अभिनय करते थे, उसी तरह रफी साहब उनके लिए पर्दे के पीछे अपनी आवाज से अभिनय करते थे। रफी साहब और शम्मी की ये जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीत के बिना अधूरी थी। उनकी 22 फिल्मों में शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। उनकी और जयकिशन जी की बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब जयकिशन जी ने ये गीत तैयार किया, उस समय शम्मी साहब विदेश में थे। इसलिए जयकिशन जी ने शम्मी कपूर को फोन पर ही इसकी धुन बजाकर सुनाई और धुन फाइनल होने के बाद रफी साहब से ये गीत रिकॉर्ड करा लिया। एहसान तेरा होगा मुझ पर। कि कई बार शूटिंग के दौरान ही निर्देशक फिल्म स्टोरी में बदलाव कर देते हैं। तो जंगली की शूटिंग के दौरान निर्देशक सुबोध मुखर्जी को लगा कि ये गाना सायरा बानो पर भी फिल्माना चाहिए। हालांकि मूल कहानी में ये गाना केवल मोहम्मद रफी साहब को गाना था। सुबोध मुखर्जी इसे टैंडम सॉन्ग की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, यानी फिल्म में सायरा बानो पर एक ड्रीम सीक्वेंस में गाना शूट करने का प्लान हुआ। ये गाना रफी साहब की आवाज में पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका था, क्योंकि गाने की रिकॉर्डिंग के बाद ही उसकी शूटिंग होती है। लेकिन सायरा बानो पर शूट करने में यह समस्या आई कि संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन की जोड़ी को लता जी की डेट्स नहीं मिल पा रही थी। वो रिकॉर्डिंग और म्यूजिकल टूर में बहुत बिजी थी। उनकी डेट मिलने तक निर्देशक सुबोध मुखर्जी इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि सायरा बानो पर यह गाना रफी साहब के गाए वर्जन पर ही शूट कर लिया जाना चाहिए। इस गाने में सायरा बानो जो लिप सिंक करते हुए दिख रही हैं, उसे रफी साहब ने ही आवाज दी थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। फिल्मों में ये सब सामान्य बात है, लेकिन पहली फिल्म होने के कारण सायरा बानो को मेल वॉइस पर लिप सिंक करना अजीब लग रहा था। इसके अलावा मेल और फीमेल की फीलिंग्स और इजहार करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। रफी साहब और लता जी अगर एक ही गाना अलग अलग गाते थे तो उनके अंदाज में कुछ ना कुछ फर्क जरूर आता था। लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग के पहले ही शूटिंग पूरी हो चुकी थी, इसलिए लता जी को इस गाने में इधर उधर करने की जरा भी गुंजाइश नहीं मिली। रिकॉर्डिंग से पहले उनको इस गाने की फुटेज और रफी साहब का गाया हुआ गीत सुनाया गया। जिन लाइनों पर मोहम्मद रफी जी की आवाज पर सायरा बानो होठ हिला रही थी, वो लता जी को वैसा का वैसा ही गाना पड़ा। संगीतकार शंकर जयकिशन ने उन्हें बताया कि इस गाने में जरा भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है और आपको इसे हूबहू रफी साहब जैसा ही गाना है। उन्होंने लता जी को मोहम्मद रफी जी के गाए हुए गीत को डमी ट्रैक की तरह इस्तेमाल करने को कहा। दरअसल इस गाने में रफी साहब ने कई जगह ऊंचे सुर लगाए थे, क्योंकि शम्मी जी के लिए उन्हें तेज आवाज में ही गाना होता था और वैसे भी मेल वॉइस में हाई नोट्स आ जाते हैं। तुमने मुझको हंसना सिखाया। किसी दूसरे गायक के लिए रफी साहब की तरह हाई नोट्स को सुरों में पकड़े रहना आसान नहीं था, लेकिन शूटिंग के मुताबिक लता जी ने इस गाने में बिल्कुल रफी साहब की तरह ही गा दिया।
रिकॉर्डिंग के बाद वो शंकर जयकिशन से बोली कि आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि कोई गाना जिस तरह हीरो पर शूट होता है वो हीरोइन पर उसी तरह शूट नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।